नमस्कार, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है आत्मसम्मान की रक्षा। जून का महीना था। गर्मी बहुत ज़ोरों से पड़ रही थी। कमरे के अंदर एसी चलाकर आराम से दीपक लेटा हुआ था। तभी प्रिया कमरे से आई और चलते हुए बोली, दीपक, मैं तो इस बूढ़े से परेशान हो चुकी हूँ। तुम आज की आज इस बूढ़े को कहीं भी छोड़ कर आ जाओ। अब तुम्हारा कोई और बहाना नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं जानती। दिन भर मेरे सर के ऊपर बैठा रहता है। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। सारा दिन इधर उधर छींकता रहता है। देखो दीपक, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। बच्चे बीमार हो गए तो क्या करेंगे? बूढ़ा सुनता भी तो नहीं है। कितनी बार कहा है फ्रिज का ठंडा पानी मत पिया करो। अब इसकी ज़िंदगी तो पूरी हो गई है, लेकिन हमें क्यों जीते जी मारना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी इसे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ। प्रिया यह सारी बातें अपने पति दीपक से कह रही थी। तभी गंगोत्री जी उधर से गुजर रहे थे और उनके कानों में यह सारी बातें पड़ गई। मैं तुम्हें 1-2 दिन का टाइम देती हूँ। अगर तुमने 1-2 दिन में कोई नहीं फैसला किया और इस बूढ़े को वृद्धा आश्रम छोड़कर नहीं आए, अरे मैं तो कहती हूँ इसे कहीं रोड पर ही फेंक आओ। अब किसी को ज़रूरत नहीं है इस बूढ़े की। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना, मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। बूढ़े से ज़रा सा कुछ काम बोल दो तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कल मैं ज़रा बर्तन मांजने के लिए क्या बोल दिया, 2-4 गिलास तो ऐसे ही तोड़ दिए जैसे मुफ्त में बट रहे हो। खाने के अलावा दूसरी और काम इन्हें करना ही नहीं आता। जब देखो जीभ चटोरी खाने को मांगते रहते हैं। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गंगोत्री जी का दर्द आंखों से छलक रहा था। नजरें घुमाकर अपने प्यार से बनाया गया आशियाने को देखने लगे। फिर अपनी पत्नी को तस्वीर की तरफ देखा। काश तुम जिंदा होती गीता। गंगोत्री जी की उम्र 70 साल हो चुकी थी। पत्नी को 60 साल की उम्र में ही इन्हें छोड़कर चल बसी थी। बस तब से हर रोज़ बहू के ताने सुन सुनकर अपनी वीरान जिंदगी गुजार रहे थे। बहू बेटों ने हर एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज बना दिया था। पैसों के नाम पर बेटे दीपक से तो कोई खर्चा मिलता नहीं था। उल्टा वृद्धा पेंशन के नाम पर जो भी थोड़े बहुत पैसे आते थे वो भी बहू प्रिया खर्चा करवा देती थी। यह सारी बातें सोचते हुए गंगोत्री जी झट से खड़े हुए और अपना छड़ी उठाकर दबे कदमों से चुपचाप बाहर निकल गए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी मेहनत की कमाई में यह लोग बेदखल नहीं कर सकते। मुझे मेरी ही घर से कोई नहीं निकाल सकता। गंगोत्री जी बड़बड़ाते हुए पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते वह पुलिस स्टेशन पहुंच गए। काफ़ी देर तक वहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे रहे। इंस्पेक्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, बाबूजी आप यहाँ कैसे? किसने परेशान किया है आपको? हाँ, मैं अपने बेटे बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। मेरे बेटे बहू मुझे बहुत परेशान करते हैं। आप उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर यह सारी बातें सुनकर सोचा उनकी मानसिक स्थिति खराब है। वह यह समझ रहे थे। कांस्टेबल से बाबूजी के लिए पानी लाने को कहा। फिर गंगोत्री जी को पानी पिलाकर उनसे सारी कहानी पूछी तो गंगोत्री जी ने सब बयान कर दिया। कैसे बेटे बहू उनसे काम करवाते हैं और भूखा रखते हैं। इंस्पेक्टर गंगोत्री जी को साथ लेकर उनके घर चला गया। प्रिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हम इनकी शिकायत पर यहाँ आए हैं। आप लोग इन्हें परेशान करते हो, मारते पीटते हो, ऐसा यह कह रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ बताया है आपके बारे में। इंस्पेक्टर साहब को देखते ही प्रिया बोल पड़ी, साहब आपने भी किस पर भरोसा कर लिया? एक तो इनका दिमाग की कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने सुबह क्या खाया है यह तक तो इनको याद नहीं रहता। और जिस घर की यह बात कर रहे हैं वह घर तो मेरे पति ने बनवाया है, ना कि इन्होंने बनाया है। हम इनका पूरा ख्याल रखते हैं, मगर इन्हें तो हमारे अंदर कमियां ही निकालनी होती है। अपनी बहू पर नज़र कौन रखता है?
मगर यह रखते हैं, कैसे गंदी गंदी नज़र मुझ पर डालते हैं। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। गंगोत्री जी बोले, बहू मुझ पर इतनी घटिया इल्ज़ाम मत लगाओ, थोड़ा तो भगवान से डरो। साहब यह जवानी से ही ऐसे हैं। इनकी बीवी भी इससे बहुत परेशान थी, बेचारी इसीलिए ही जल्दी से परलोक सिधार गई, वरना मुझे क्या पड़ी है जो पिता समान ससुर के बारे में ऐसी बातें करूँगी। प्रिया ने अपनी पूरी जान लगा दी गंगोत्री जी की छवि बिगाड़ने में। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलिए अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिया पुलिस वाले को घर के अंदर गंगोत्री जी के रूम में लेकर गई। यह देखिए, यह है इनका कमरा, जो कि बहुत साफ सुथरा और तरीके से था। हर सुविधा वहाँ पर दिखाई दे रही थी। देखिए इनका कमरा, क्या कमी लग रही है आपको इनमें? प्रिया ने जब गंगोत्री जी का कमरा दिखाई, इंस्पेक्टर हैरान रह गया और गंगोत्री जी की तरफ देखने लगे। बाबूजी, आपने तो हमसे कुछ और ही कहा था। गंगोत्री जी ने कहा, मुझे नहीं पता साहब, यह सब कैसे हो गया। यहाँ तो बहुत गंदगी रहती थी, पूरे दिन घर के बर्तन धोता हूँ। गंगोत्री जी अभी अपनी बात को सिद्ध करने में लगे हुए थे। तभी प्रिया ने कहा, यह झूठ बोल रहे हैं, भला हम इनसे बर्तन क्यों साफ करवाएंगे? जब हमने घर में काम वाली रखी हुई है, हमें भी इनकी उम्र का ख्याल है। हाथ पैर तो ठीक से काम नहीं करता और बर्तन साफ कैसे कर सकेंगे? आप खुद ही सोच कर देखिए इंस्पेक्टर साहब। तभी प्रिया ने अंदर की तरफ आवाज़ लगाई, कांता जरा इधर आना। अंदर से एक 30 या 35 साल की औरत आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर गंगोत्री जी की हैरानी की सीमा नहीं रही। मैं नहीं जानता इस औरत को कि यह कौन है। गंगोत्री जी ने उसे देखते ही पहचाने से इनकार कर दिए। अरे यह तो बाबूजी हैं, सुबह से हमारी मालकिन इन्हें ढूंढ रही थी। यह बिना बताए कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं और हमारी मालकिन जब देखो परेशान होती रहती है। वह औरत तपाक से झूठ पर झूठ बोल रही थी, जिस पर गंगोत्री जी बिगड़ पड़े और अपनी छड़ी उठाकर उस लड़की को मारते मारते रुक गए। देखिए साहब, यह ऐसे ही दिन भर गुस्सा होते हैं, हम सब पर चिड़चिड़ाते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह मेरे साथ क्या हाल करते होंगे। यह कहकर प्रिया ने आंखों में झूठे आंसू भर लिए। बेचारे गंगोत्री जी बेबस होकर सबको देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। प्रिया ने झूठ का ऐसा पर्दा तैयार किया, जिसे उठाने में खुद गंगोत्री जी सबके घेरे में आ गए थे। इंस्पेक्टर को जो दिखाया गया उसे वही सच लग रहा था। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मैडम, यह आपके घर का मामला है, इसे आप घर तक ही सीमित रखिए। हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। इतना फालतू समय हमारे पास नहीं है कि जाकर लोगों के घर की लड़ाई झगड़ा सुलझाऊं। इंस्पेक्टर गुस्से में सारी बातें बोलकर वहां से निकल गया। गंगोत्री जी वहीं अपराधी की तरह खड़े हुए थे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। प्रिया ने कहा, बूढ़े, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। हमारे सारे मोहल्ले में बेइज्जती कर दी, अब यही दिन रात देखना रह गया था। तेरी पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अंदर, बताती हूँ आज तुझे। प्रिया गंगोत्री जी को उनका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए घर के पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में ले जाकर उनकी ही छड़ी उठाकर उस गंगोत्री जी को खूब पीटा। गंगोत्री जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बेचारे दर्द से कराहते हुए चिल्ला रहे थे, मगर प्रिया पर उनकी चिल्लाहट का कोई असर नहीं हुआ। बहू के आगे हाथ जोड़कर बोले, बहू मुझे माफ़ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन प्रिया सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस उनको पीटे ही जा रही थी।
प्रिया ने गंगोत्री जी को छड़ी से जब तक मारा तब तक मारते मारते वह थक नहीं गई। मार खाते खाते गंगोत्री जी बेहोश की हालत में आ गए। तब बहू ने डंडा पटका और जोर से लात मारकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बेचारे गंगोत्री जी अब खुद से उठने की स्थिति में भी नहीं थे। प्रिया ने बाद में अपनी काम वाली कांता को भेजी। कांता ने आकर वहीं एक बिस्तर बिछा दिया और उस पर लेटने को कहकर चली गई। गंगोत्री जी फिर से जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर उठे और अपने कमरे में जाने लगे। प्रिया उन्हें देखते ही जोर से चिल्लाई, वहाँ क्या करने जा रहा है बूढ़े? तेरी जगह अभी से स्टोर रूम में ही है। खबरदार जो अब घर के अंदर गया तो खाना भी वहीं आ जाएगा। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर चल जा यहाँ से। अपने ही घर में बेगानों जैसा व्यवहार हो रहा था, मानो वह इस घर के सदस्य नहीं बल्कि कोई भिखारी है जिसे रखना बस उनकी मजबूरी है। बिस्तर के नाम पर बस उन्हें फटी हुई पतली सी चादर दे दी गई। प्रिया ने दिए गए जख्म से हल्का फुल्का खून निकल रहा था। अब बेटी भी है उनकी। अगर उनके पास फ़ोन होता तो वह उनसे कहकर अपने मन की बात कर लेते। गंगोत्री जी ने एक बार कोशिश की थी पर प्रिया ने झट से उनका फ़ोन छीन कर रख लिया। उनकी बेटी जब भी उनसे मिलने आती तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। एक दिन में उन्हें पकवान खाने को मिल जाया करते थे और सोने के लिए नरम मुलायम बिस्तर, ऐसा केवल उनकी बेटी रानी को दिखाने के लिए किया जाता था, जैसा कि आज पुलिस के सामने किया गया था। सुबह गंगोत्री जी को जाते देखकर प्रिया ने सोचा, चलो बूढ़ा खुद ही चला गया। चलो अच्छा है, अब मैं आज़ादी और चैन से रहूँगी। जल्दी से पड़ोसन के काम करने वाली काम वाली को बुलाया और उसके पहचान किए काम वाली को अपने यहाँ काम पर रखवा लिया। प्रिया ने कांता काम वाली से गंगोत्री जी के कमरे को खाली करवा दिया। उसमें सब कुछ अच्छा सामान रखवाया और सुंदर तरीके से सजा दिया। अब कमरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। वह जानती ही नहीं थी कि गंगोत्री जी पुलिस को घर लेकर आ जाएंगे। उसने तो सोचा था कि बूढ़ा गया और अब वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन उसने गंगोत्री जी को पुलिस के संग आते हुए खिड़की से देख लिया था। तुरंत काम वाली को सब कुछ समझा दिया कि देख 500 रुपये दूंगी, बस जब पूछा जाए तो कह देना कि यही काम करती हूँ। काम वाली भी इस ऑफर पर राजी हो गई। उसे एक दिन के 500 रुपये मिल रहे थे तो उसने भी जरा से झूठ के लिए अपना ही ईमान बेच दिया। शाम को जब दीपक घर आया तो प्रिया ने दिन का बीता हुआ सारा किस्सा सुनाया। वह तो समय रहते हुए मैंने सब कुछ सोच लिया था कि पुलिस वालों को क्या बोलना है। अगर मैं उनको खिड़की से नहीं देखा होता तो यह तो हमें आज जेल भिजवा ही देते। मगर आज उनके जाने का एक फ़ायदा यह हुआ कि इनका कमरा साफ सुथरा देखकर पुलिस ने इन्हें ही खरा खोटी सुनाकर चले गए। अब पुलिस उनकी कभी नहीं सुनेगी तो उनको छोड़ने कब जाना है? तुम सुबह कह रही थी ना? दीपक ने सुबह वाली बात को दोहराया। अरे अभी नहीं भेज सकते, मोहल्ले ने और पुलिस वालों ने देख लिया है। अब यह गायब हो गए तो पुलिस को शिकायत कर देंगे और फिर हमें ही ले जाएगी। तुम कुछ दिनों के लिए शांति रखो, जब भेजना होगा मैं आपको बता दूंगी। इस पर दीपक भी चुप होकर बैठ गया और बाप की हालात जानने की उसने ज़रूरत भी नहीं समझी। अब गंगोत्री जी के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में ही पड़े रहते थे। वहीं उनका रूखा सूखा खाना दिया जाता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, मगर बेटे और बहू को कोई तरस नहीं आ रहा था। घर में क्या हो रहा था अब गंगोत्री जी को भनक तक नहीं होती थी। रोज़
नए नए पकवान बनाकर खा जाते थे और गंगोत्री जी को वहीं रात की सूखी रोटी खाने में दी जाती थी। एक बार खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। खाने की खुशबू से गंगोत्री जी का मन कुछ अच्छा खाने को हुआ और लाठी के सहारे से उठकर धीरे धीरे किचन में जाने लगे। उन्होंने सोचा शायद शर्म के मारे ही मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मगर जैसे ही उन्हें प्रिया ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। बूढ़े, बदबू फैलाने यहाँ पर क्यों आया है? इतनी बदबू आ रही है तुझसे? प्रिया ने नाक पर साड़ी का पल्लू रखते हुए कहा, क्योंकि गंगोत्री जी कितने दिनों से नहाए हुए भी नहीं थे। प्रिया ने गुस्से में आकर गर्मा गर्म चिमटा उनको दे मारा, जिससे गंगोत्री जी का हाथ जल गया और वह दर्द और जलन से बिलख उठे। प्रिया का कहर उन पर बरसता ही रहता और वह न जाने किस डर की वजह से कुछ नहीं कह पाते। अब तो उनका घर के गेट तक जाना भी बंद हो गया था। मदद मांगने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। एक दिन गंगोत्री जी को अंदर से कुछ आवाज़ आई, जो किसी आदमी की थी। गंगोत्री जी को आवाज़ अनजानी सी लगी तो उन्होंने उठकर देखना चाहा। बहुत धीरे धीरे अंदर जाने के बाद उन्हें घर में कोई ना दिखा। आवाज़ तो आ रही थी मगर साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में प्रिया के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। गंगोत्री जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और इसीलिए वह प्रिया के कमरे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा बहुत ही थोड़ा सा खुला हुआ था, उसमें से कान लगाकर उन्होंने सुनने की कोशिश की। बहुत दिन बाद मौका मिला है पवन। दीपक तो पूरे दिन घर पर नहीं रहता और बच्चे भी तो वो स्कूल चले जाते हैं। उसका बाप भी इधर नहीं भटकेगा। यह प्रिया की आवाज़ थी, जो कहते हुए खिलखिला कर हंस रही थी। आओ तो पास में, आज फिर मौका क्यों गंवाएं? यह ना जाने किसकी आवाज़ थी, जिसके वाक्य को सुनकर गंगोत्री जी की आंखें खुली रह गई। रुको, अभी घर में कांता काम कर रही है। जब यह चली जाएगी तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, प्रिया हंसते हुए कह रही थी। यह औरत तो कुछ और ही गुल खिला रही है। किसी और मर्द के संग मिलकर यह औरत मेरे बेटे को धोखा दे रही है। गंगोत्री जी बाहर खड़े खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रिया को इसी समय बेपर्दा कर सके, क्योंकि प्रिया की नफ़रत इतनी थी कि वह उनकी जान भी ले सकती थी। मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा, इससे पहले यह बाहर जाए। गंगोत्री जी तुरंत किचन में गए। वहाँ कांता खाना बना रही थी। कांता ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसको चुप रहने का इशारा किया। तुझे इसने उस दिन कितने पैसे दिए थे झूठ बोलने को? क्यों बताऊं आपको? मुझे बता, मैं तुझे उसके डबल पैसा दूंगा। गंगोत्री जी ने जल्दी जल्दी कहा। करना क्या है? कांता ने पूछा। तेरे पास जो फ़ोन है वह मुझे 2 मिनट के लिए दे दो। अंदर प्रिया किसी गैर आदमी के साथ रंगरलियां मना रही है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। कांता यह सुनकर मान गई और तुरंत अपना फ़ोन उठाकर दे दिया। देख, तू अपना मुंह नहीं खोलना किसी के आगे, वरना यह काम भी तेरे हाथ से चला जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा करेगी तो पैसे और भी ज़्यादा दूंगा। हर महीने मुझे पेंशन मिलती है। कांता यह सुनकर गंगोत्री जी से चुप रहने का वादा कर लेती है और पैसे मिलने की बात से खुश हो जाती है। गंगोत्री जी ने प्रिया के कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोला और पर्दे की आड़ में छुपकर वीडियो बना ली। 5 मिनट की वीडियो था, जिससे यह साबित हो रहा था कि प्रिया के किसी गैर आदमी के साथ नाजायज़ संबंध है। वीडियो ऐसा था कि मोहन जी को खुद देखते हुए शर्म आ रही थी और उन्होंने गुस्से में
उसी वक्त उसे अपने बेटे दीपक के नंबर पर भेज दिया। कांता, अब तू जा, तुझे तेरे पैसे कल मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं कहूँ इस बात की गवाही देनी होगी तुझे। प्रिया के पास पीछे कोई आता है। गंगोत्री जी ने इस बार प्रिया को गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ बाबूजी, बोल दूंगी, और यह झूठ थोड़े है। मैडम तो इसको जाने क्या क्या अपने हाथ से खिलाती है। पूरा समय बेडरूम में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद रखती है। हाँ, बस यही सब बोलना है। देख, जुबान से फिरी तो नौकरी से भी जाएगी। इसका साथ देने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। गंगोत्री जी ने कांता को डराकर अपने पक्ष में कर लिया। वीडियो दीपक के पास चला गया था, मगर उसने लंच में देखने के लिए उसको छोड़ दिया। लंच टाइम में उसे याद आया, न जाने क्यों कांता मुझे वीडियो भेज रही थी। ऐसा क्या है इसमें, देखूं तो ज़रा। वीडियो खोलते ही दीपक प्रिया की आवाज़ पर चौंक गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। दीपक गुस्से से भर उठा। दीपक इस समय सब काम छोड़कर ऑफिस से घर चला गया। प्रिया उस समय बच्चों को खाना खिला रही थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ भी होगा। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रिया दीपक को इस समय घर देखकर हैरान थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि दीपक बिना बताए घर आ जाए। देखने चला आया कि तुम कितने मज़े कर रही हो। दीपक की बात सुनकर चालाक प्रिया तक पका गई और अपनी भाव छुपाते हुए बोली, मुझे भी तो तुम्हारे ही कारण है। जिंदगी में हर चीज़ दी है तुमने मुझको। ऐसा कहते हुए प्रिया उसके करीब आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अपना हाथ झटकते हुए चीख कर बोला। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गंगोत्री जी भी उठकर बैठ गए और समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। वह धीरे धीरे चलकर अंदर आ रहे थे। दीपक की आवाज़ बेहद गुस्से से भरी हुई लग रही थी। मज़ा तो कोई और दिलाता है तुझे, जलील औरत। मेरे पीछे यह गुल खिलाती है तू। मेरे ही घर में अपने आसी के साथ गुल खिलाते हुए शर्म नहीं आई? यह कहते हुए दीपक ने अपना फ़ोन जेब से निकालकर वह वीडियो सामने रख दी, जिसमें प्रिया उस अनजान आदमी की बाहों में थी। अब प्रिया के मुंह पर जैसे ताला ही लग चुका था। पीछे से ससुर आते देखकर चीख पड़ी, क्या है यह? मैंने नहीं किया। किसने भेजी है वीडियो तुम्हें? किसने भेजी? अभी बताता हूँ। जिसने भी भेजी है। दीपक ने तुरंत कांता को फ़ोन किया, घर आ जाओ जल्दी से। उधर कांता दीपक की आवाज़ सुनकर समझ गई थी कि बाबूजी का तीर निशाने पर लग गया है और अब उसे क्या करना है। वह जल्दी से दीपक के घर आ गई। गुस्से में तमतमाता हुआ दीपक कांता के आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर असली गवाह गंगोत्री जी थे, अभी तक और सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। प्रिया भी ईश्वर से दुआ कर रही थी कि आज किसी तरह से भगवान मुझे बचा लो। जैसे ही कांता घर में आई, दीपक गुस्से से बोला, लो आ गई मेरी गवाह। बोल कांता, तूने क्या देखा था? साहब जी, यह वीडियो तो बाबूजी ने बनाई है। मैडम न जाने किसके साथ अंदर थी। वह आए दिन उसको बुलाकर अपने कमरे में घंटों रूम बंद कर बैठी रहती थी, मगर आज बाबूजी ने देख लिया और मेरी फ़ोन से वीडियो बनाकर आपको भेज दी। यह बिल्कुल सच है। प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बूढ़े, आज मैं तेरी जान ले लूँगी। ऐसा कहकर उसने जाकर गंगोत्री जी की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेचारे गंगोत्री जी छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और आज दीपक ने भी उनके साथ दिया। जब प्रिया ने नहीं छोड़ा तो उसने प्रिया के ऊपर हाथ उठा दिया। एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के गाल पर पड़ रहे थे, जिससे पकड़ ढीली हो गई
और गंगोत्री जी की गर्दन छूटते ही नीचे गिर पड़े। कांता ने उन्हें उठाकर बिठाया और पानी पिलाकर आराम करने को कहा। दीपक आज भयंकर गुस्से में था, और वह क्यों ना रहेगा। जिसका उससे इतना साथ दिया था, उसने ही उसे धोखा दे डाला। तू इतनी नीच निकलेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तूने आज सारी हदें पार कर दी। ना जाने मुझे कब से धोखा दे रही थी। तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उन्हें मारा, पीटा, भूखा रखा, और मैं अंधा होकर चुपचाप देखता रहा। मगर आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। यह सब करने के लिए ही पापा को घर से बाहर भेजना चाहती थी न तू? बता कब से चल रहा है यह सब? दीपक ने कहते हुए प्रिया के बाल कसकर पकड़कर खींच लिया। आज प्रिया के पास कुछ बोलने को नहीं था। बच्चे जिन्हें दीपक ने कमरे में बंद करके रखा हुआ था, वह भी नहीं जानते थे कि उनकी माँ चरित्रहीन है। तेरे जैसे बदचलन औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। दीपक ने प्रिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। प्रिया घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि उसका किया फिर से दीपक भुला देगा, और वह माफ़ी मांगती रही, जैसे पकड़े जाने के बाद हर कोई मांगता है। मगर आज उसे माफ़ी नहीं मिलने वाली थी। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे ही वह माफ़ी मांगने को गंगोत्री जी की तरफ मुड़ी, उनका दिल प्रिया के लिए नफ़रत से भर आया। मेरे बेटे का घर बर्बाद करके माफ़ी मांग रही है। गंगोत्री जी अपने आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए कहा, आज कितना भी शर्मिंदा हो लो तुम, मगर तुम्हारे कारण अपने ही बाबूजी के आगे मैं भी शर्मिंदा हूँ। तेरी करतूतों में मैं तेरा साथ दिया, अपने बाप का कितना दिल दुखाया। बाबूजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दीपक घुटनों पर बैठ गया और रोता जा रहा था। मैं इस औरत की बातों में आकर अपने देवता समान बाबूजी के साथ कितना गलत कर बैठा। भगवान भी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज वाकई में दीपक को अपने किए का पछतावा हो रहा था। प्रिया, तुमने अपने हाथों से आज अपने घर को ही जला दिया। अब तुम हमारी नज़रों से दूर चली जाओ। हमारे घर में और हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रिया घर के दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोते रोते माफ़ी मांग रही थी, मगर आज कोई सुनने वाला नहीं था। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत ज़ोरों से पड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब